शुरुआत करते हैं फिक्र के फोकस से। देखिए, फोकस दो बड़ी खबरों पर होगा। पहला फोकस नए वॉर फ्रंट पर, जिसमें F-16 फाइटर प्लेन से बमबारी हो रही है। कंबोडिया और थाईलैंड में भीषण युद्ध छिड़ गया है। दोनों देशों में यह लड़ाई 1000 वर्ष पुराने शिव मंदिर को लेकर है। दूसरा फोकस अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर है। फारस की खाड़ी में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर का सामना ईरान के अटैक हेलीकॉप्टर से होता है। हालात डिस्ट्रॉयर पर हमले तक पहुंच गए और इसके बाद सुपर पावर को ईरान ने सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा फिक्र आपकी में दो वायरल वीडियोस के साथ उनकी पूरी कहानी। पहला वीडियो लंदन से है। वहां पीएम मोदी ने आज यूके के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच एफटीए पर ऐतिहासिक समझौता हुआ और पीएम मोदी ने एक बड़ा मैसेज दिया और कहा कि आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद है। दूसरा वीडियो बिहार विधानसभा का है। यहां आज फिर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर घमासान होता है। विपक्ष और पक्ष में धक्का मुक्की होती है। तेजस्वी बीजेपी के एक विधायक पर भड़के, कहा कि अच्छा होगा कि आप मुझे गोली मरवा दें। फिक्र की दो फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल चालबाज यूनुस की। उन्होंने फिर से आईएसआई के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खोल दिए हैं। इस्लामाबाद ढाका की इस नई साजिश से भारत सतर्क भी है और सावधान भी। यह जरूर आपको देखना चाहिए। फिक्र की दूसरी फाइल असम से है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि और दावा किया है कि वर्ष 2041 तक राज्य में मुस्लिम आबादी 51% हो जाएगी। हेमंता के इस दावे पर दिल्ली तक सियासी दंगल छिड़ गया है। शुरुआत भारत के नजदीक में खुले नए वॉर फ्रंट से कर रहे हैं। भारत से 5000 किलोमीटर दूर, अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो लगभग 4.5 घंटे दूर, दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया में भीषण युद्ध छिड़ गया है। तस्वीरें देखिए, विजुअल्स देखिए। भगवान बुद्ध को मानने वाले दोनों एशियाई देश एक दूसरे पर मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। थाईलैंड ने तो हमलों के लिए F-16 लड़ाकू विमान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस जंग के शुरुआती घंटों में ही कई नागरिकों की मौत हो गई। ईरान इजरायल जंग और रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विनाश का चैप्टर खुल गया है। दोनों देशों में यह युद्ध किस बात पर छिड़ा है, यह जानकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी। दोनों पड़ोसी देश 1000 वर्ष पुराने शिव मंदिर को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इस शिव मंदिर की कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन यह है वो शिव मंदिर। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस युद्ध की वीडियो ग्राउंड रिपोर्ट वो देखिए। अब ये आज शाम का वीडियो है। बॉर्डर पर तैनात कंबोडिया की आर्मी ने थाईलैंड पर BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया। ये बेसिकली रशियन ओरिजिन का है, जिससे रशिया ने यूक्रेन पर हमले भी किए थे और थाईलैंड को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस हमले की वजह से BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के शेल्स थाईलैंड के हाईवे पर गिरते नजर आए। हाईवे पर जा रहे लोगों में दहशत साफ दिख रही थी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपने यूक्रेन में रूस की बमबारी के दौरान भी देखी थी। थाईलैंड की सेना ने भी रॉकेट अटैक का जवाब रॉकेट अटैक से दिया। थाईलैंड के जनरल ने बताया कि उनके देश ने कंबोडिया के खिलाफ ऑपरेशन युद्धा बोडेन को लॉन्च किया है। कंबोडिया की स्ट्राइक के जवाब में यह ऑपरेशन जमीन और आसमान से शुरू किया गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया के खिलाफ अपनी रॉयल थाई एयरफोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। कंबोडिया पर 6 फाइटर प्लेन्स जो कि F-16 हैं, उनसे बमबारी की गई। 12 घंटे में थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमानों ने कंबोडिया पर 3 राउंड में हमले किए हैं। निशाने पर थे कंबोडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। 2 मिलिट्री बेसिस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। थाईलैंड की ओर से कंबोडिया के मिलिट्री अस्पताल पर भी अटैक किया गया। ये वहीं के विजुअल्स हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में इस समय 6 लोकेशंस पर भिड़ंत चल रही है। थाईलैंड के सिसाकेट पर भयंकर बमबारी हो रही है। थाईलैंड के गैस स्टेशन पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट से हमला किया है। हमले में पूरा गैस स्टेशन तहस नहस हो चुका है। दोनों देशों ने एक दूसरे से राजनयिक संबंध बहुत कम कर लिए हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के राजदूत को वापस अपने देश भेज दिया है। थाईलैंड ने भी कंबोडिया पर बदले की कार्रवाई की है। कंबोडिया के पीएम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल से इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है। दरअसल यह युद्ध तब भड़का जब एक दिन पहले ही सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में 4 थाई सैनिक घायल हो गए।
थाईलैंड ने आरोप लगाया कि सुबह कंबोडिया की तरफ से उसकी सीमा के अंदर सैनिक और ड्रोन भेजे गए और इसके बाद ही दोनों देशों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक और जंग जारी है और वो है एक दूसरे पर आरोपों की जंग। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि गुरुवार सुबह 6:30 बजे संघर्ष शुरू हुआ। थाई सैनिकों ने पहले के समझौते का उल्लंघन किया, सीमा के पास स्थित एक हिंदू मंदिर की ओर बढ़त बनाई और उसके चारों ओर कटीरे तार लगा दिए। जबकि थाईलैंड की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि सुबह 7:30 बजे कंबोडिया की सेना ने सीमा के पास थाई सैनिकों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात किए। थोड़ी देर बाद आरपीजी से लैस कंबोडिया के सैनिक बॉर्डर के पास जुटने लग गए। थाईलैंड के सैनिकों ने उनसे बातचीत की, लेकिन यह बातचीत नाकाम रही। कंबोडिया का कहना है कि थाईलैंड के सैनिकों ने लगभग 8:30 बजे हवाई फायरिंग शुरू कर दी। कंबोडिया के सैनिकों के पास आत्मरक्षा के अलावा विकल्प नहीं बाकी था। जबकि थाईलैंड का कहना है कि 8:20 पर कंबोडिया के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू की, इसीलिए जवाब देना पड़ा। थाईलैंड ने कंबोडिया पर B-21 रॉकेट लॉन्चर और तोपखाने समेत भारी हथियारों से हमले का आरोप लगाया है। जवाब में कंबोडिया ने थाईलैंड पर हवाई हमले का आरोप लगाया है। दोनों देशों में अभी क्या हालात हैं, उस पर यह रिपोर्ट। चिंता इस बात की है कि युद्ध भारत के नजदीक में छिड़ा है। इसके लिए आपको एक मैप हम दिखाते हैं, ध्यान से देखिए लोकेशन के हिसाब से। ये ध्यान से देखिए, अपना देश भारत है और वहां पर म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है। म्यांमार से ठीक लगा हुआ थाईलैंड है और यहां थाईलैंड का पड़ोसी देश कंबोडिया है। बेसिकली पूरे आसियान देश है। आप पीले हिस्से में जिस देश का थोड़ा बहुत नक्शा देख पा रहे हैं वो चीन है, वो उस तरफ। आप इस मैप से समझ गए होंगे कि यह युद्ध किस तरह से भारत के लिए फिक्र की बात है। थाईलैंड सैन्य शक्ति के मामले में कंबोडिया से काफी बड़ा है। थाईलैंड के पास 3,60,000 सैनिक हैं, कंबोडिया के पास 1,70,000 सैनिक हैं। कंबोडिया के पास ना तो आधुनिक जेट्स हैं, ना ही मजबूत सेना है और ना ही हाईटेक ड्रोन। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया को यह सबक मिला है कि युद्ध में नंबर्स होना ज्यादा मायने नहीं रखता। इस जंग को रुकवाने के लिए आसियान देश एक्शन में आ गए हैं। चीन भी हरकत में आ गया है और मध्यस्थता की पेशकश की है। मलेशिया के पीएम ने भी शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन देखिए, अब जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के ओरिजिन की बात करते हैं। ये शुरू क्यों हुआ और एकाएक क्या हो गया, या बहुत पहले से ये चल रहा है। मामला थोड़ा बहुत नहीं, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। हम आपको उस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में बताते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना विवाद की वजह बना हुआ, जिसे लेकर थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़ते हैं। इस मंदिर का नाम प्रिय विहार है। इसको लेकर वर्षों से दोनों देशों में विवाद रहा है। इस शिव मंदिर पर कंबोडिया और थाईलैंड दोनों देश दावा करते रहे। कंबोडिया का दावा है कि मंदिर उस क्षेत्र में है, उसके क्षेत्र में है, जबकि थाईलैंड का तर्क है कि मंदिर के चारों ओर की जमीन उसकी है। आपको बता दें कि वर्ष 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया था। अब यह वहां से इशू बहुत ज्यादा स्नोबॉल करने लगा। थाईलैंड शुरू से ही मंदिर की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता रहा है। वर्ष 2008 में सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात भी हुई। वर्ष 2008 से 2011 के बीच कई बार गोलीबारी हुई, बारूदी झड़पें हुई। सिर्फ 2 महीने पहले ही 2025 में भी विवादित सीमा क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी। आज की बमबारी और एयर स्ट्राइक को उस हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। 9वीं से 15वीं सदी तक एशिया में खमेर शासक थे। कहा जाता है कि भगवान शिव के सम्मान में इस मंदिर को खमेर शासकों ने ही बनवाया था। प्रिय विहार नाम का यह मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर। खमेर शासकों ने 6ठी शताब्दी तक चले लंबे शासन के दौरान 6 शताब्दी तक चले लंबे शासन के दौरान अनेक मंदिर बनवाए थे। इसीलिए इस मंदिर में अनेक वास्तु शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जो कंबोडिया और थाईलैंड दोनों की सीमा में फैली है। विभिन्न कालखंडों में कभी कंबोडिया का तो कभी थाईलैंड का इस पहाड़ी पर कब्जा रहा है। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली थी, जिसके बाद इस मंदिर पर दावेदारी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। वर्ष 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था।
कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही बौद्ध देश है। दोनों जगह करीब करीब 95% आबादी बौद्ध है। इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। यह माना जाता है कि थाईलैंड के लोग इस मंदिर की मूर्तियों को उठाकर ले गए थे, इसीलिए आस्था से ज्यादा सीमा विवाद का मुद्दा है। वहीं कंबोडिया के लिए यह मुद्दा उसकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। भारत के धर्म और संस्कृति का प्रभाव समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत गहरा है। थाईलैंड मूल के रूप से हिंदू राष्ट्र था। इसके लिए हिंदू धर्म का थाई राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव। थाईलैंड के राजा को वहां के निवासी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर यह मंदिर को क्लेम किया जा रहा है तो इससे टूरिज्म जुड़ा, और टूरिज्म इनके लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो पूरा मामला क्या है और डिटेल में समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। ये जो मंदिर वहां पे बना है, लोग कहते हैं कि भारत से लोग गए थे जिन्होंने उस मंदिर को बनाया था, क्योंकि पुराने वक्तों में कंबोडिया को चंपा भी कहा जाता था। अब ये जो टेम्पल था प्रिय विहार, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो ये जो मंदिर था बनाया हमने था, ये था कंबोडिया के अंदर। थाईलैंड बोला नहीं ये मेरा है, ये फ्रांसीसियों ने गलती से आपको दिया। कंबोडिया फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ गया, उन्होंने कहा नहीं ये कंबोडिया का, जिसको कैम्पुचिया कहते थे उस समय, ये उनके तरफ है। लेकिन एक बॉर्डर इशू, सिर्फ एक मंदिर के ऊपर ऐसा झगड़ा नहीं होता। जो मैं आपको शुरू में बताया सर, उसकी एथनिक जो कारण है, कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा, और फिर आपने उसको सपोर्ट किया, मैंने इसको सपोर्ट किया, ये बहुत देर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये मंदिर तो मेरा ख्याल इसको 6-7 शताब्दियां हो गई हैं बने हुए। तो मेरा मानना है कि इतनी आसानी से ये समाधान नहीं होगा। अब आपको फारस की खाड़ी में लेकर चलते हैं, जहां दूसरा वॉर फ्रंट बस खुलने ही वाला था। वीडियो देखिएगा। इसके एक मोर्चे पर था अमेरिका और दूसरे पर ईरान। इन दोनों देशों के बीच महायुद्ध की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन आखिरी पलों में किसी तरह वो टल गए। यहां पर देखिए जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर अमेरिका के विनाशकारी युद्धपोत यूएसएस फिट्जजेराल्ड की है। हवा में मंडरा रहे ईरान के अटैक हेलीकॉप्टर से इस वीडियो को शूट किया गया है। ईरान का अटैक हेलीकॉप्टर और अमेरिका का जंगी जहाज एक दूसरे पर कुछ भी हमले कर सकते थे और बड़े करीब थे, टकराव तय था। लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका ने कदम पीछे खींच लिया। तो हुआ ये कि सुबह करीब 10 बजे पर्शियन गल्फ की लहरों को चीरता हुआ अमेरिका का खतरनाक युद्धपोत यूएसएस फिट्जजेराल्ड धीरे धीरे ईरान की समुद्री सीमा की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही ईरानी नौसेना को इसकी भनक लगी, बिना वक्त गवाए उसने एक अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिकी युद्धपोत को रोकने के लिए भेज दिया। सिर्फ एक मिसाइल और खेल खत्म। अमेरिका के युद्धपोत पर तैनात जवानों ने ईरानी हेलीकॉप्टर को नजदीक आते देखा और वार्निंग दी कि तुरंत लौट जाओ वरना मार गिराएंगे। लेकिन पीछे हटने के बजाय ईरान ने भी उसी अंदाज में अमेरिका को धमकाया कि हमारी एंटी शिप मिसाइलें लॉक हो चुकी हैं, अगर आगे बढ़े तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान की नेवी का एग्रेशन देखकर अमेरिकी नौसैनिक भी घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपने सबसे घातक युद्धपोत को वहां से पीछे हटा लिया। कह सकते हैं कि यह समंदर में सुपर पावर का सरेंडर था। यह वही यूएसएस फिट्जजेराल्ड है जो जापान से लेकर रेड सी तक कई अहम ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुका। लेकिन इस बार फारस की खाड़ी में ईरान ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि खबर यह भी है कि इस वक्त पूर्वी भूमध्य सागर में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और 5 वॉरशिप मौजूद हैं, यानी अमेरिका उस इलाके में पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। समंदर में अमेरिका और ईरान की संभावित जंग किसी तरह टल गई, लेकिन ईरान के खिलाफ गुपचुप तरीके से अमेरिका एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिका और इजराइल आर्मेनिया के साथ मिलकर एक ऐसा कॉरिडोर तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं जो सीधे ईरान की सुरक्षा नीति को चुनौती देगा। आर्मेनिया ईरान का पड़ोसी देश है और उसकी जमीन पर 42 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का प्लान है जो ईरान की उत्तरी सीमा तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर का नाम है ट्रंप ब्रिज ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जिसे बनाया तो व्यापार के नाम पर बहुत सारी चीज की जाएंगी, लेकिन इसका असली मकसद ईरान की उत्तरी सीमा पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। खबर है कि इस कॉरिडोर का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को दिया जाएगा जो व्यापार की आड़ में ईरान की सीमा के पास ड्रोन, मिसाइलें और हथियारों का जखीरा तैयार करेगी।
यह कॉरिडोर भविष्य में अमेरिका और इजराइल के किसी भी सैन्य ऑपरेशन का लॉन्चिंग पैड बन सकता है। यहां से ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, साइबर अटैक लॉन्च किए जा सकते हैं और कोई भी स्पेशल फोर्स मिशन को कुछ ही मिनटों में एक्टिवेट किया जा सकता है। अमेरिका इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहा है, मगर रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसमें ट्रकों से ज्यादा टैंक दौड़ेंगे और व्यापार के नाम पर सिर्फ बारूद का कारोबार होगा। अब एक बारूदी खबर की बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेम का रिकॉर्ड बना रहे हैं। बांग्लादेश दिल खोलकर पाकिस्तान का ढाका में स्वागत कर रहा है। ताजा फैसला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। सरप्राइज! पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों ने अपने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री यात्रा की सुविधा पर सहमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और आईएसआई के लोग बिना वीजा के बांग्लादेश की यात्रा कर सकते हैं। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि आने वाले समय में पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सहयोग बढ़ाया जाएगा। बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा, जहां वो पाकिस्तान से सेफ सिटी प्रोजेक्ट और नेशनल पुलिस एकेडमी को लेकर स्टडी करेगा। दोनों देशों के बीच यह सहमति गृह मंत्रियों की बैठक में बनी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी की ढाका में मीटिंग होती है। इसी बैठक में वीजा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दी गई। यह फैसला दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को पुलिस की कैसे ट्रेनिंग मिलेगी? वो तो आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के लिए बदनाम है। अगर ऐसी किसी ट्रेनिंग का प्लान है तो फिर यूनुस सही ट्रैक पर है। आखिर वीजा मुक्त यात्रा पर जब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आईएसआई के अफसर ढाका आएंगे तो सोचिए क्या करेंगे। भारत के खिलाफ नेटवर्क जरूर मजबूत करेंगे, लोगों को जिहाद के लिए उकसाएंगे, बांग्लादेश के युवाओं के हाथों में हथियार थमाएंगे, युवाओं को नफरती विचारधारा से लैस करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पाकिस्तान को नफरती एजेंडे में बर्बाद किया, वैसे ही बांग्लादेश को भी बर्बाद करेंगे। यूनुस को यह समझ अच्छे तरीके से होगी कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान से दोस्ती में ढाका का फायदा कम नुकसान ज्यादा। लेकिन यूनुस को सत्ता में बैठाने वाले कट्टरपंथी ही हैं और इसीलिए वो कट्टरपंथियों के आकाओं यानी पाकिस्तान के लिए बाहें फैलाए हुए हैं। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान को हर वो छूट देते जा रहे हैं जिस पर शेख हसीना के राज में सख्ती हुआ करती थी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तानी राजनयिकों या अफसरों की कड़ी जांच होती थी, जबकि अब वीजा फ्री यात्रा को हरी झंडी मिल गई। शेख हसीना सरकार में पाकिस्तानी राजनयिकों और अधिकारियों की कड़ी निगरानी हुआ करती थी, जिससे अब उन्हें छूट मिल गई है। पाकिस्तान से आने वाले सामान की डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, कई जांच प्रक्रियाओं का पालन करना होता था। लेकिन यूनुस सरकार ने व्यापार को लेकर काफी छूट दे दी है। अब पाकिस्तान का सामान सीधे ढाका आ सकता है। इसके अलावा शेख हसीना ने पाकिस्तान पर अलग अलग कई प्रतिबंध लगाए हुए थे, जिनमें अंतरिम सरकार के दौरान लगातार ढील दी जा रही है। जाहिर है पड़ोस में पाकिस्तान की घुसपैठ भारत के लिए खतरे की घंटी है। हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की, आइए देखते हैं। मोहम्मद यूनुस दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान के साथ और लग रहा है कि पाकिस्तान की भी चाल इस तरफ है कि भारत को जितनी तकलीफ दे सके। सिंदूर के बाद कुछ है कि हम बांग्लादेश के बीच से कुछ करें, क्योंकि एक बॉर्डर है, वहां से हमको तकलीफ हो सकती है। वो हमारा चिकन्स नेक है, छोटा चिकन्स नेक, जो हम नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। बांग्लादेश कुछ तकलीफ दे सकता है पाकिस्तान के साथ मदद के साथ। अगस्त 2023 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है। एक के बाद एक दशकों पुराने फैसले पलटे जा रहे हैं। 15 साल बाद दोनों देशों के बीच इसी वर्ष अप्रैल में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग ढाका में हुई। 14 जनवरी को बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल एसएस कमरूल हसन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान तक गया। वहां कमरूल हसन ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बातचीत की। इस मीटिंग के अगले दिन 15 जनवरी को यही दल पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मिला। उस मुलाकात में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स में दिलचस्पी दिखाई। पिछले साल 13 नवंबर को कराची से एक मालवाहक जहाज चटगांव बंदरगाह पहुंचा।
उसके एक महीने बाद 20 दिसंबर को एक और पाकिस्तानी मालवाहक जहाज बांग्लादेश पहुंचा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिए ये फैसले हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि व्यापार की आड़ में मालवाहक जहाज के अंदर पाकिस्तान से बांग्लादेश को क्या क्या सप्लाई किया गया, इस पर काफी सस्पेंस है। फिक्र में अब आज की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसके केंद्र में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है। दिल्ली से लेकर पटना तक आज वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। संसद भी नहीं चल पाई और विधानसभा में भी तीखी झड़पें हुई हैं। आरोप लगाया गया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में संसद भवन के बाहर पोस्टर भी दिखाए गए जिसमें लिखा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR लोकतंत्र पर वार है। खास बात यह थी कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुई। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में भी विपक्ष ने विधानसभा में SIR का मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी और RJD नेताओं के बीच मौखिक युद्ध भी हुआ, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनके माता पिता और परिवार को अपशब्द कहे गए। इन दोनों खबरों पर हमने फिक्र की एक विस्तृत फाइल तैयार की है, लेकिन शुरुआत कुछ बड़े सवालों से करते हैं। क्या महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है? क्या महागठबंधन बिहार चुनाव से दूरी बनाने पर विचार कर रहा है? अब यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से SIR में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। इसके बाद से लोगों के मन में सवाल है कि क्या बिहार का चुनाव बिना विपक्ष के होगा? जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का अघोषित चेहरा है। वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव के बाद वो CM बनेंगे। ऐसे में उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी उनके विचार पर सहमति दिखा रही है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि तेजस्वी चुनाव से पहले ही हार मान रहे हैं। चुनाव का क्या मतलब? जो हो रहा है इसको SIR को करते 6 महीने पहले करते हैं। 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या ये वोटर लिस्ट नहीं थी? तो ये सब एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है और ये ठीक नहीं है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 178 विधानसभा पर महागठबंधन हारा, फिर उपचुनाव हुए 4 विधानसभा के, उसमें भी शून्य पर महागठबंधन आउट हुआ, और SIR में जो डबलिंग बोटी बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम कट रहा है, तो ये स्पष्ट हार देख रहे हैं। तो ये देख करके सहानुभूति लेने के लिए ऐसा बोले हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे चूंकि चुनाव में इनको आमदनी होती है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर कांग्रेस और RJD नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के नहीं जाने देंगे। Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. And I want to send a message to election commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. राहुल गांधी जी जो है ना,
मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? कांग्रेस निकृष्ट पार्टी हो गई है, उसकी मानसिकता विकृत हो गई है, और मुझे इससे ज़्यादा जो है नेता विपक्ष पर कुछ बोलना नहीं। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर उसको वो आदर्श बन जाएगा, तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। विपक्षी तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर दिया। आयोग ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा है कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? हालांकि वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार में नेताओं के बीच अपशब्द वाला युद्ध हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायकों पर गाली देने और हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधायकों ने उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन उनके विधायकों ने उन्हें बचा लिया। सदन में तेजस्वी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। और ये लोग गुंडे लोग हैं, ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अभी हम तो नहीं थे अंदर, हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। देखिए उधर। और आइए अब देखते हैं टॉप 9। पहली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में साझा उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों से खबर है कि अलायंस में शामिल सभी दलों से विचार विमर्श के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या इस समय 782 है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 392 वोट हासिल करने होंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जांच समिति गठित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी हस्ताक्षरों को वेरीफाई किया जा रहा है, जिसमें 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। उसके बाद जांच समिति का गठन होगा। हालांकि 3 सदस्यीय समिति के गठन के लिए परामर्श शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा भी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि वहां भी नोटिस सौंपा गया था। सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई को 152 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किया गया नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया था। बीजेपी कार्यकर्ता पर मुकदमा लिखे जाने से नाराज होकर यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठ गईं। उन्होंने पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कानपुर के अकबरपुर थाने के प्रभारी को हटाने की मांग करते हुए राज्य मंत्री अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठी रहीं और इस दौरान कई आला अधिकारी उन्हें समझाने के लिए पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी, जिस पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि अभियुक्त जेल नहीं भेजे जाएंगे। दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम संगठन की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। हरियाणा भवन में आयोजित इस बैठक में देश भर के कई प्रमुख इमाम आमंत्रित किए गए थे, जिनका संघ प्रमुख से सीधा संवाद हुआ। ये पहली बार है जब संघ प्रमुख के साथ इमामों की इस तरह की बैठक हुई। मीटिंग में आरएसएस के इंद्रेश कुमार और दत्तात्रेय होसबोले समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद बाहर आए मौलानाओं ने कहा कि यह अच्छी शुरुआत हुई है। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। यह रेड दिल्ली से मुंबई तक हुई है। मामला 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में अनिल अंबानी ग्रुप ने सफाई दी है कि आरोप पुराने हैं और सभी लेन देन कानून के दायरे में हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 5 जिलों में 66 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले 66 नक्सलियों में से 49 पर करीब 2.5 करोड़ का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 27 महिलाएं भी शामिल हैं। रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया।
इस हादसे में विमान में सवार सभी 49 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये प्लेन हादसे से पहले रेडार से गायब हो गया था और एटीसी से संपर्क टूट गया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा जा रही ट्रेन में जबरदस्त धमाका हुआ है। ब्लास्ट के बाद इलाके में ट्रेन सेवा रोक दी गई है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। मार्च के बाद बलूचिस्तान में ट्रेन पर हुआ यह तीसरा हमला है। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान से आजाद होने की जंग लड़ रहा है। फिक्र में बात केंद्र सरकार के मंत्रालयों की शिफ्टिंग से जुड़ी। कॉपी और पेन लेकर यह पता नोट कर लीजिए, आगे आपके काम आएगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय का पता बदलने वाला है। नॉर्थ ब्लॉक से गृह मंत्रालय के कार्यालय की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। अब इसे इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर स्थित एक नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। जिस बिल्डिंग में अब गृह मंत्रालय का दफ्तर होगा उसे CCS 3 यानी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं। यह बिल्डिंग केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा योजना का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी और उनसे जुड़े कर्मचारी नई बिल्डिंग में आ चुके हैं। बाकी बचे अधिकारी भी अगले हफ्ते तक शिफ्ट हो जाएंगे। बताया गया है कि नए पते पर करीब 347 कमरे गृह मंत्रालय को दिए गए। यहीं पर विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी शिफ्ट किया जाएगा। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट में 10 बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, जहां धीरे धीरे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के सभी मंत्रालय शिफ्ट किए जाएंगे। दिल्ली में रायसीना हिल्स पर 1921 में बनाए गए ब्रिटिश कालीन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को देश का पावर सेंटर माना जाता है। केंद्र सरकार के सभी शक्तिशाली विभाग इन्हीं दोनों बिल्डिंग्स में मौजूद हैं। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है, जबकि साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है। सूत्रों ने बताया कि जब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पूरी तरह खाली हो जाएगा तो इन दोनों ब्लॉक को राष्ट्रीय म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। फिक्र में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की, जो पिछले कुछ दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत जानने की इस मुहिम में उन्हें कई बार परिस्थितियों का करंट लगा। जनता ने कई जगह उनके विभाग के बड़े बड़े दावों के फ्यूज उड़ा दिए, जिसके बाद अब मंत्री AK शर्मा के हाई वोल्टेज तेवर दिख रहे हैं, जिससे उनके गुस्से का करंट बिजली विभाग के अधिकारियों को लगा है। लखनऊ में मंत्री AK शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा, ऐसा लगता है आपने हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। प्रदेश के विधायक और जनप्रतिनिधि हमें गाली दे रहे हैं। अधिकारियों के गलत फैसलों का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। अधिकारियों से कहा कि आप लोग AC कमरों में बैठे हो, जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। AK शर्मा ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वो बहुत नाराज और दुखी होकर आए हैं। मंत्री जी इतने गुस्से में थे कि अपने ही विभाग के दावों और कार्यशैली की पोल खोलने लगे। बिजली कटौती के मुद्दे पर उन्होंने अधिकारियों से कहा, पूरे फीडर या गांव की लाइन काट दी जाती है। ऐसे में उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो समय से बिल भर रहे हैं? तकनीकी फॉल्ट को लेकर AK शर्मा ने जो कहा, उसने सरकारी दावों का शॉर्ट सर्किट कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मर वक्त पर न बदलना कहां का न्याय है। बात इससे आगे बढ़ी तो गलत बिजली बिल तक पहुंच गई। मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि कंप्यूटर से बने बिल में गलतियां कैसे हो सकती हैं। कहा, पहले ज्यादा बिल भेजा जाता है, फिर पैसे लेकर ठीक किया जाता है। मंत्री AK शर्मा ने विजिलेंस टीम पर भी सवाल उठाए। कहा, गलत जगह छापेमारी की जा रही है, जहां बड़ी चोरी हो रही है वहां तो टीम पहुंचती नहीं है। अपने इस गुस्से में मंत्री AK शर्मा कुछ ऐसा भी बोल गए जिसके बाद सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये सवाल उठने लगा कि क्या कोई ऐसा है जो बिजली मंत्री AK शर्मा का पावर कट करना चाहता है। AK शर्मा ने अधिकारियों से कहा, आप मीटिंग में हमारी बातें सुनते हैं लेकिन फिर कहीं और से संचालित होते हैं, उसके बाद कुछ उल्टा ही कर देते हैं। आपने जैसे हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। अब AK शर्मा के अलावा वो कौन है जो उनके विभाग के अधिकारियों को संचालित कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने विभाग में दखलंदाजी का संकेत जरूर दे दिया। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है तारीख पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की।
आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया हूं। और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूं कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? वैसे मंत्री ए के शर्मा का यह गुस्सा बेवजह नहीं था। पिछले 15 दिन में वो कई बार विवादों के केंद्र में रहे हैं। अलग अलग जिलों में उनके दौरे के दौरान लोगों ने बिजली कटौती को लेकर खूब शिकायतें की हैं। कुछ दिन पहले जब वो सुल्तानपुर पहुंचे तो लोग उन्हें अपनी परेशानी बताने लगे, लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ताओं को शांत करने के लिए जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जनता की समस्याओं को ऐसे अनदेखा करना सियासी मुद्दा बन गया। इसके बाद मंत्री जी एक उद्घाटन कार्यक्रम में मुरादाबाद पहुंचे, जहां बिजली मंत्री के कार्यक्रम में ही बिजली चली गई। 10 मिनट तक का पावर कट हुआ तो मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कार्यक्रम चला। इसके बाद 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। मंत्री जी का ये कहना कि डिपार्टमेंट अंधा बहरा काना हो गया है, माननीय मंत्री जी आप उसके मुखिया हैं। जब मुखिया में ये सब गुण पाए जाएंगे तभी जाके डिपार्टमेंट में ये सब गुण मिलेंगे। तो डिपार्टमेंट यकीनन बिल्कुल असफल है और मंत्री जी उस डिपार्टमेंट का नेतृत्व करने में असफल हैं। मंत्री जी अब जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, लोग कभी बिजली की कटौती से काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इस वजह से मंत्री जी दिखावा कर रहे हैं। यदि हकीकत में वो विद्युत उपभोक्ताओं की मदद करना चाहते तो समय रहते सोचना चाहिए था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। अगली खबर असम से, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी बहुत है। यह विवाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान से शुरू हुआ, जिसे सुनकर देश के मौलाना भड़के हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बदलती डेमोग्राफी पर एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जिस तरह से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, उससे वर्ष 2041 तक असम में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी असम में जिन मुसलमानों की आबादी अभी 34% है, वो 2041 तक 50% हो जाएगी और हिंदू असम में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसे लेकर हिमंता ने यह कहा कि ये उनका विचार नहीं बल्कि जनगणना का परिणाम कहा जा रहा है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को आबादी के आंकड़ों वाली फिक्र क्यों है? उन्हें असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी वाले इस फॉर्मूले को भी समझाया उन्होंने। हिमंता ने कहा कि अभी असम में 34% मुसलमान है, लेकिन इसमें स्थानीय मुस्लिमों की संख्या सिर्फ 3% है, जबकि इसमें 31% मियां मुसलमान हैं, यानी वो मुस्लिम आबादी जो बांग्लादेश से असम में आकर बस गई है। और इसी को लेकर हिमंता ने डेमोग्राफी वाला ये डर दिखाया। पहले उनका ये बयान सुनिए, फिर एक ऐसी फिक्र की रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आबादी वाला नंबर ले। In Assam, 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. हिमंता बिस्वा शर्मा के दावे पर हमने रिसर्च की। इस रिसर्च के दौरान हमें जो आंकड़े मिले अब वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले देखिए असम में हिंदुओं की आबादी की स्थिति क्या है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार असम में हिंदू आबादी 67.14% थी। 2001 में यह घटकर 64.89% हो गई। लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना में इसमें और गिरावट आई, ये 61.47% पर पहुंच गई। यानी पिछले 20 वर्षों में असम में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई। अब असम में मुस्लिम आबादी वाला नंबर गेम देखिए, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए चिंता का विषय है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिमों की जनसंख्या 28.43% थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 30.92% हो गई, जबकि 2011 की जनगणना में आंकड़ा 34% के ऊपर पहुंच गया। यानी इस दौरान असम में मुसलमानों की आबादी में 5.79% का इजाफा होता है।
लेकिन अब उनका अनुमान है कि वर्ष 2041 तक ये नंबर 50% तक पहुंच सकता है। और इनमें भी चिंता उन मुस्लिमों को लेकर है जो बांग्लादेश से आकर असम में बसे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा दावा किया है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वर्ष 2001 में असम में 23 में से सिर्फ 6 जिले ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल थे, जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा थी। इनमें भी धुबरी में यह आंकड़ा 74% से भी ज्यादा था। लेकिन 2011 में असम में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 6 से 9 हो गई है, जिनमें हैलाकांडी, दरांग जैसे जिले शामिल हो गए हैं। हेमंता इसलिए यह दावा कर रहे हैं कि असम में 2041 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस दावे पर फिक्र की फाइट भी शुरू हो चुकी है। हेमंता के दावे को सुनकर मौलाना गुस्से में है। वृद्धि का सवाल है तो भारत में कुछ साल के बाद इस तरीके के आंकड़े पेश किए जाते रहे हैं कि कुछ सालों में मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों का ग्राउंड और इन आंकड़ों के सोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। और अभी जिस जनगणना की बात कर रहे हैं उस पर हमें कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। वो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, हर वो एंगल तलाश करते हैं जिसमें मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई हो और मुसलमानों को टारगेट किया जाए। ये भी जो बयान है ये टारगेट करने वाला है।